छात्रों, मैं धनंजय कुमार आजाद, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, नंदलाल सिंह कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर, सारण। आज आप लोगों को बीए सेकेंड ईयर के फोर्थ पेपर के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लैंड यूज थ्योरी ऑफ बॉन थ्यूनेन, जो कि ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। छात्रों, सबसे पहले अब हम शुरुआत करते हैं बॉन थ्यूनेन मॉडल, जो कि एक कृषि से संबंधित मॉडल है। छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं, कृषि उत्पादन का कार्य विस्तृत क्षेत्र पर होता है, इसलिए साधारणतया स्थानीयकरण संबंधी कोई समस्या प्रथम दृष्टया नजर नहीं आती है। परंतु जिस तरह किसी उद्योग के किसी स्थान विशेष पर स्थानीयकरण की समस्या होती है, उसी तरह यह समस्या कृषि उत्पादन में भी होती है। इस समस्या के समाधान हेतु 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम बॉन थ्यूनेन ने प्रयास किया। जॉन हेनरीज बॉन थ्यूनेन इनका पूरा नाम था, जो कि एक जर्मन के प्रसिद्ध विद्वान थे। इनका कार्य 1783 से 1850 तक इनका कार्यकाल रहा, इनका जीवन काल रहा। सन 1810 ईस्वी में वे मैकलबर्ग में टेलो कृषि फर्म के मैनेजर बने। बॉन थ्यूनेन जीवन पर्यंत 40 वर्षों तक ही बड़ी कुशलता एवं सफलता के साथ अपना पद संभाले रहे। अपने जीवन के अंतिम 40 वर्षों में उन्होंने अपना फर्म चलाने के लिए लागत एवं उत्पादन की छोटी से छोटी जानकारी का अध्ययन किया। उन्होंने अपने कृषि अवलोकनों के माध्यम से एक विशेष तरह के परस्पर संबंध ढूंढ निकाला, जो कि तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत पर आधारित था। बॉन थ्यूनेन ने उस कृषि स्थानीयकरण सिद्धांत पर विचार करने से पहले उनके द्वारा कुछ शब्दावलियों से परिचित हो जाना आवश्यक समझा जा रहा है। जैसे आर्थिक लगान। आर्थिक लगान वस्तुतः वह सापेक्षिक लाभ है जो किसी फसल को बाजार के नजदीक की भूमि पर उपजाने से प्राप्त होता है। लगान शून्य भूमि। इसके तहत ऐसी सीमांत क्षेत्र की भूमि जहां फसल उत्पादन से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है, लगान शून्य भूमि कहा जाता है। बॉन थ्यूनेन ने अपने जटिल सिद्धांतों को सरल रूप देने के लिए कुछ मान्यताओं की एक सूची तैयार की, ताकि संबंधित बाधाओं पर अंकुश रखा जा सके। इनकी मान्यताएं निम्न प्रकार से थी। कुछ जो मान्यताएं बॉन थ्यूनेन महोदय ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए जो मान्यता उन्होंने तैयार की थी। पहला मान्यता उनका था, सर्वप्रथम उन्होंने एक ऐसे विलग प्रदेश की कल्पना की जिसके केंद्र में एक ही नगर स्थित हो और उस नगर के चारों तरफ क्षेत्र विस्तृत हो। वह नगर उस प्रदेश का एक मात्र बाजार हो। उस प्रदेश में न तो उत्पादन बाहर बेचा जाता हो और न अन्य नगर से उस प्रदेश में आयात होता हो। दूसरा, इन्होंने जो सिद्धांत मान्यता निर्धारित की, केंद्रीय नगर को छोड़कर संपूर्ण क्षेत्र में ग्रामीण आबादी हो। ग्रामीण आबादी का अधिकतम लाभ प्राप्ति की इच्छुक हो और नगर के मांग के अनुरूप फसलों की किस्मों में फेरबदल करने में सक्षम हो। तीसरा, उन्होंने जो तथ्य निर्धारित किया, उस विलग प्रदेश में भूतल सामान्य हो तथा सर्वत्र समान भौतिक दशाएं हों, अर्थात धरातल, जलवायु, मृदा, उत्पादन की क्षमता आदि सर्वत्र एक समान हो तथा फसलों के उत्पादन के अनुकूल हो। जो वहाँ की धरातल हो वह कृषि के सर्वथा अनुकूल हो। चौथा, इन्होंने मान्यता रखा कि संपूर्ण प्रदेश में उत्पादन एवं परिवहन की लागत समान हो, साथ ही कृषि उत्पादन में प्रदेश आत्मनिर्भर हो। विलग प्रदेश में पांचवा इन्होंने रखा, अलग प्रदेश में एक ही परिवार का परिवहन साधन केवल घोड़ा गाड़ी उपलब्ध हो। छठा, परिवहन व्यय दूरी एवं भार के अनुपात में वृद्धिमान हो। इस प्रकार इन्होंने 6 मान्यताएं रखी अपने सिद्धांत के प्रतिपादन में। इन मान्यताओं के पश्चात बॉन थ्यूनेन ने कहा कि उक्त प्रकार की अनुकूल दशाओं वाले विलग प्रदेश में केंद्रीय नगर के चारों ओर नगर से बढ़ती दूरी के अनुरूप विभिन्न फसलों का उत्पादन पृथक पृथक सकेंद्रीय वलय में
होगा। इसको इन्होंने स्पष्ट किया। इसके लिए इन्होंने वलय जो है इसको दिखाया भी उन्होंने। इसके अलावा नगर के निकटतम प्रथम वृत्तखंड में फल, साग सब्जी, दूध का उत्पादन हो गया, क्योंकि इन वस्तुओं की मांग नगर में अधिक रहती है और जल्दी खराब भी हो जाती है। इस पेटी का क्षेत्रीय विस्तार नगर की ज़रूरतों पर निर्भर करता है। अगर नगरीय जनसंख्या में इन चीज़ों की मांग अधिक होगी तो यह पेटी अधिक दूरी तक विस्तृत होगी। द्वितीय वृत्तखंड में इन्होंने ईंधन की लकड़ी के उत्पादन का कार्य होगा। इनके अनुसार लकड़ी भारी होने के कारण यद्यपि परिवहन व्यय अधिक होगा, परंतु साग सब्जी एवं दूध के परिवहन व्यय से कम ही होगा। अतः इन्होंने द्वितीय वृत्तखंड में इसका स्थान दिया। तृतीय वृत्तखंड की भूमि में गहन कृषि द्वारा अन्न उत्पादन पर इन्होंने बल दिया। गहन अन्न उत्पादन की वजह से पशुचारण के लिए पड़ती जमीन नहीं छोड़ी जाएगी, किंतु चतुर्थ वृत्तखंड में विस्तृत कृषि प्रणाली द्वारा अन्न उत्पादन होगा और साथ ही पशुपालन होगा। परिवहन व्यय की सापेक्षित दर के अनुपात में पंचम वृत्तखंड में इन्होंने 3 खेत प्रणाली अपनाई। अंत में षष्ठम वृत्तखंड में मांस दूध प्राप्ति हेतु विस्तृत पशुपालन, मांस वाले पशुओं का उत्पादन एवं परिवर्तित स्वरूप अर्थात मक्खन, पनीर आदि के रूप में बाजार में भेजा जाएगा। इस तरह बॉन थ्यूनेन ने नगर के चारों तरफ 6 सकेंद्रीय वृत्तखंडों में विभिन्न फसलों का उत्पादन होगा। इस वृत्तखंडों का सीमांकन अधिकतम लगान के सिद्धांतों के अनुरूप होगा। दूसरे शब्दों में इस विलग प्रदेश में नगर से बढ़ती दूरी के अनुसार विभिन्न वृत्तखंडों में विभिन्न फसलों का उत्पादन स्पष्टतः परिवहन व्यय के अनुरूप निर्धारित होगा। इसको इन्होंने सूत्र के द्वारा भी स्पष्ट किया। P = S - E + T, जहाँ P इन्होंने किसान को फसल विक्रय से लाभ, S फसल विक्रय का मूल्य, E उत्पादन लागत, जबकि T परिवहन लागत ट्रांसपोर्टेशन। अर्थात किसी फसल का उत्पादन नगर से उतनी दूरी तक ही हो सकेगा जितनी दूरी तक उसका उत्पादन लागत और बाजार में पहुंचने तक के व्यय का योग उस फसलों के प्रचलित मूल्य के बराबर हो। कृषि पेटी की बाह्य दूरी परिवहन लागत के कारण घटते हुए लाभ के दूरी द्वारा निर्धारित होती है, परंतु सिर्फ ऐसा नहीं है कि बॉन थ्यूनेन के विचार से परिवहन व्यय तो मुख्य निर्धारक घटक है, साथ ही विभिन्न फसलों से प्राप्त सापेक्षिक लाभ पर भी प्रभाव डालता है। अतः उन्होंने कहा कि किसी वृत्तखंड में आंतरिक क्षेत्रों में उसी फसल का उत्पादन किया जाएगा जिससे कि किसी को अपेक्षाकृत अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त हो। इस तथ्य को बॉन थ्यूनेन ने निम्न चित्रों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। इन्होंने इसके लिए इन्होंने डायग्राम निर्धारित किया। इस चित्र में आप ध्यान देंगे क, ख, ग फसलों हेतु आर्थिक लगान और बाजार से संबंधित दूरी प्रदर्शित है, जबकि अन्य तथ्य समान माने गए हैं। कोई फसल बाजार में जितनी अधिक दूरी उत्पादित की जाएगी स्पष्टतः उस पर परिवहन व्यय बढ़ता जाएगा। इसमें जैसे कि क, ख, ग पेटी के रूप में दर्शाया गया है और लगान घटता जाएगा। यही कारण है कि लगान का दूरी संबंध प्रदर्शित करते हुए सरल रेखा झुकती हुई दिखाई दे रही है। चूंकि सभी फसलों का परिवहन दशाएं समान नहीं है, अतः ढाल प्रवणता में भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। ग्राफ में क फसल का उत्पादन 4.5 मील तक हो सकता है। इसी प्रकार ख फसल का उत्पादन 10 मील तक, जबकि ग फसल 25 मील तक तथा घ फसल 40 मील तक उत्पादित हो सकता है, क्योंकि क्रमशः इन्हीं दूरियों तक इन फसलों के उत्पादन से कुछ न कुछ आर्थिक लगान जरूर प्राप्त होगा। परंतु सापेक्षित लाभ के सिद्धांत के आधार पर देखें तो क फसल साग सब्जी का उत्पादन विक्रय स्थल से 1.7 मील की दूरी तक ही हो सकता है,
क्योंकि उसके आगे इससे प्राप्त लगान ख फसल से कम हो जाता है। इसी तरह ख फसल ईंधन की लकड़ी का उत्पादन 5 मील तक तथा ग फसल गहन कृषि 19 मील तक तथा घ फसल विस्तृत कृषि 40 मील की दूरी तक हो सकता है। इसके बाद की भूमि पर मांस एवं दूध के लिए पशुपालन होगा। अतः विक्रय स्थल को केंद्र मानकर इन्हीं दूरियों की त्रिज्या में वृत्त खींचा जाए तो नगर के चारों ओर इन विभिन्न फसलों के उत्पादन वाले सकेंद्रीय वृत्त खंड बन जाते हैं, जो इस प्रकार से बनेंगे। समय गुजरने के साथ साथ बॉन थ्यूनन द्वारा प्रतिपादित सकेंद्रीय वृत्त खंड में फसल उत्पादन की आलोचना होने लगी। लोगों द्वारा यह प्रश्न उठाया जाने लगा कि यदि परिवहन के साधनों में बदलाव किए जाते हैं तो क्या सकेंद्रीय वृत्त खंड का स्वरूप बरकरार रहेगा। बॉन थ्यूनन को भी लगा कि उनके सकेंद्रीय बलन सिद्धांत को में कहीं ना कहीं कमी है। अतः इसके संशोधन के लिए उन्होंने एक नव परिवहन योग्य नदी को भी परिवहन के साधन के रूप में माना और कहा कि इससे माल ढुलाई तीव्र गति से होगा एवं धरातलीय परिवहन की तुलना में इस पर मात्र 10% लागत आएगा। दूसरे उन्होंने एक वैकल्पिक विक्रय स्थल को भी इस मॉडल में स्थान दिया जिससे प्रतियोगिता की पर्याप्त गुंजाइश है। तीसरा परिवर्तन उन्होंने भूमि के समरूप उर्वरता शक्ति वाली मान्यता में किया। इन सब परिवर्तनों का प्रभाव यह हुआ कि आज के भूमि उपयोग की भांति बॉन थ्यूनन से संशोधित मॉडल का और स्वरूप अनियमित दिखने लगा। वर्तमान में कृषि स्थानीयकरण सिद्धांत को व्यवहारिक रूप से चरितार्थ करने में बॉन थ्यूनन की काल्पनिक मान्यताएं खरी नहीं उतरती है। आज के युग में विविध प्रकार के तीव्रगामी परिवहन साधनों का विकास हो गया। उत्तरोत्तर प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप परिवहन के साधनों के अलावा अन्य सामाजिक कारक यथा कृषि उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीक आदि किसी प्रदेश के भूमि उपयोग को प्रभावित करने लगी। 19वीं सदी में इस सिद्धांत का जन्म हुआ था जिस समय नगरों में लकड़ी का महत्व अधिक था। खाना पकाने के अतिरिक्त घरों को गर्म रखने के लिए लकड़ी जलाई जाती थी, जबकि आज खाना पकाने हेतु रसोई गैस का उपयोग होने लगा है। घरों को गर्म करने के लिए विद्युत चालित रूम हीटर का। इस तरह वर्तमान समय में विलग प्रदेश में पाई जाने वाली विभिन्नताएं कई नगर उपनगर केंद्रीय नगरों की उपस्थिति वैज्ञानिक एवं तकनीकी ढंग से कृषि परिवहन एवं विविध आधुनिक साधन परिवहन व्यय में भिन्नता तथा प्राकृतिक वातावरण में भिन्नता के फलस्वरूप कृषि के स्थानीयकरण में क्रमबद्धता पाया जाना काफी कठिन है। तथापि इस मॉडल का सार कुछ प्रासंगिक हो गया है। तथापि कहा जा सकता है कि इस मॉडल का सारा कुछ अप्रासंगिक हो गया है, ऐसा भी नहीं है। इसके ऐतिहासिक पक्ष को नज़रअंदाज करके इसकी आलोचना करना अवैज्ञानिक है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि तमाम कुछ वर्तमान समय में भले यह प्रभावी नहीं हो, फिर भी यह सिद्धांत कृषि के स्थानीयकरण में काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ है। धन्यवाद।